हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो आज की अपनी इस नई वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आए हैं माध्यम एवं तकनीक, यानी कि मीडियम एंड टेक्निक। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अपनी इन वीडियोज़ में पढ़ेंगे। चित्रकार द्वारा चित्र रचना की विधि को तकनीकी या टेक्निक कहा जाता है, ठीक है। जो कोई चित्रकार या कोई आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग बनाता है या कोई काम करता है तो उसकी जो विधि होती है, ठीक है, उसको उसके काम करने की जो विधि होती है उसको तकनीकी या टेक्निक कहा जाता है। चित्रकार अपने चित्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों, तकनीकों एवं प्रविधियों का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पेंटिंग्स में, अपनी कृतियों में, अपनी मूर्तियों में किन तकनीकों का या किन प्रविधियों का या किन माध्यमों का वह प्रयोग करेगा, जिससे उसकी जो कृति है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आकर्षक बन सके, ठीक है। तो विधि को हम तकनीक या टेक्निक कहते हैं और माध्यम जिनका प्रयोग हम करते हैं अपनी कृतियों को बनाने के लिए, ठीक है, उनको हम मीडियम या माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो माध्यम की प्रमुख विधियाँ दो तरह की होती हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हम अपनी पेंटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें दो तरह की प्रमुख विधियों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो चित्रकला से संबंधित है, इसलिए इसमें जो है जो मीडियम होगा वह दो तरह का होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात करें मूर्ति कला की या अन्य किसी कृति की तो उसका माध्यम कुछ और भी हो सकता है। जैसे ग्राफिक्स में कितने माध्यम होते हैं या मूर्ति कला में कितने माध्यम होते हैं, पत्थर है, सीमेंट है, टीन है, तांबा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रमुख विधियाँ होंगी वो दो तरह की होंगी, ठीक है। पहली होगी शुष्क माध्यम, दूसरा होगा आर्द्र माध्यम। शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम और आर्द्र यानी कि वेट मीडियम, गीला जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सूखा और वो गीला, ठीक है। तो पहला आता है शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम। इसमें चूर्णित या सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाउडर, चूर्णित रंग या पेस्टल रंग, ठीक है। तो जो शुष्क माध्यम है यानी कि जो ड्राई मीडियम है, जब हम उसमें काम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम पाउडर रंगों का यूज़ करते हैं, ठीक है। पाउडर रंगों का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ पेस्टल रंगों का यूज़ करते हैं, यानी कि उनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इनमें हम कोई अन्य चीज़ मिलाकर या फिर इनको गीला करके हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। इनको हम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको शुष्क माध्यम या ड्राई मीडियम बोला जाता है। जैसे पाउडर कलर्स होते हैं या जो चूर्णित रंग होते हैं उनसे भी हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। देखो, लोग चित्रों जैसे रंगोली बनाना, चौक पूरना आदि के लिए चूर्णित रंगों का प्रयोग करते हैं। आप सभी के घर में आप सभी ने रंगोली भी बनाई होगी, ठीक है, और चौक पूरना भी एक लोक कला है। तो इसमें हम सूखे रंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो चूर्णित रंग है, जो पाउडर कलर हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपनी इन कृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो पेस्टल रंग है, पेस्टल रंगों को भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें अन्य किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसको पानी में मिला के इस्तेमाल करें या फिर हम इसको ऑयल में मिला कर इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होता। ये सीधे ही धरातल पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो शुष्क माध्यम यानी कि ड्राई मीडियम जो सीधे ही धरातल पर बिना किसी माध्यम के प्रयोग किए जाएं, वही शुष्क माध्यम होता है। इसका मतलब है इसका अर्थ है सूखा, ठीक है, यानी कि ये सूखे ही रंग इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पेस्टल रंगों को भी बिना किसी माध्यम के सीधा ही लगाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल, ठीक है। तो जो पेस्टल कलर्स हैं वह भी डायरेक्ट ही पैकेट से निकाला और डायरेक्ट ही हमने अपने पेपर में उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। इसमें हमें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दो तरह के होते हैं, मार्केट में ये दो प्रकार के मतलब आते हैं
पहला होता है ड्राई पेस्टल और दूसरा है ऑयल पेस्टल। ठीक है, छोटे बच्चे जैसे जिसको करते हैं ना, छोटी छोटी डब्बियों में स्टिक्स में आते हैं ये पेस्टल कलर, तो वो मतलब अपने पेंटिंग्स में, अपनी ड्राइंग में उसको करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं कि पेस्टल कलर कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम पेस्टल रंगों का प्रयोग 20वीं शताब्दी में एडगर देगा ने किया था। अब देखो, इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पेस्टल कलर्स का प्रयोग यानी कि पेस्टल रंगों का प्रयोग कब और किसने किया, या सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में एडगर देगा जो आर्टिस्ट हैं वह ठीक है, एडगर देगा जो आर्टिस्ट है वो वेस्टर्न आर्ट में आएंगे। ठीक है, तो उसमें हम जब वेस्टर्न आर्टिस्टों के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल वहीं पर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रंगों से संबंधित ये नाम आया है तो इसको मतलब याद करना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम पेस्टल रंगों का प्रयोग 20वीं शताब्दी में एडगर देगा ने किया था। ठीक है, शताब्दी और आर्टिस्ट का नाम आ गया। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी बनाने के लिए फिक्सेटिव लगाया जाता है, यानी कि जो पेस्टल रंग हैं अगर हम उनको चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास सुरक्षित रहे, क्योंकि क्या होता है कि अगर जब हम पेपर पर पेस्टल कलर को लगाते हैं और उसको खुला ही छोड़ देते हैं तो समय बीतने के साथ साथ वो फेड होने लगते हैं, यानी कि बहुत हल्के पड़ जाते हैं, या ये कह लो कि लाइट हो जाती हैं कलर्स। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो वैसे के वैसे ही बने रहें, स्थायी बने रहें, तो एक लिक्विड आता है जिसको बोलते हैं फिक्सेटिव। ठीक है, तो पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी बनाने के लिए फिक्सेटिव लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद जो है पेस्टल रंग नहीं उड़ते। ठीक है, पेस्टल रंगों के लिए मोटा खुरदरा कागज़ को उत्तम माना जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चंस भी आता है कि पेस्टल रंगों के प्रयोग के लिए सबसे उत्तम कागज़ कौन सा है या कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मोटा खुरदरा पेपर ही अच्छा माना जाता है, जिसमें वह जो रंग है बहुत ही सुंदर और आकर्षक जो है एक टोन या फिर एक चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी बनाने के लिए क्या लगाया जाता है या क्या उसमें लगाना चाहिए, तो फिक्सेटिव लगाया जाता है। और उसके लिए उत्तम कागज़ कौन सा है, मोटा और खुरदरा। ठीक है, तो ये तो हो गए शुष्क माध्यम, इसमें केवल दो ही हैं जिसमें चूर्णित रंग आ गए और पेस्टल रंग आ गए। ठीक है, क्योंकि चूर्णित रंग भी जो होते हैं वो पाउडर जो कलर होते हैं उनको हम डायरेक्ट जैसे रंगोली बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम रंगोली में तो हम कई चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे फूल भी हो गया, कलर्स भी हो गए, और भी अन्य कई चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुष्क माध्यम में केवल दो ही तरह के मीडियम्स को हम ले सकते हैं या दो ही चीज़ों को हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है आर्द्र माध्यम। इसमें कई तरह के माध्यम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये होता क्या है। ठीक है, चित्र बनाने के लिए किसी तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस माध्यम में रंगों के घोल में पायस का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी, गोंद, अंडा, तेल, सरेस आदि। ठीक है, यानी कि जो रंग अवेलेबल होते हैं हमारे पास उसमें जब हम कोई मीडियम यूज़ करें, ठीक है, उसमें यानी कि हम कोई लिक्विड चीज़ यूज़ करें और तब जाकर उसका प्रयोग करें तो वह आर्द्र माध्यम यानी कि वेट मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कलर्स तो हमें कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जिन रंगों में हम कोई चीज़ मिलाकर या कोई तरल पदार्थ मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो वह आर्द्र माध्यम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको गीला कर दिया है और गीला करने के बाद हम उसका प्रयोग अपने धरातल पर
करते हैं। ठीक है, इसमें पानी, गोंद, अंडा, तेल, सरेस, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, जिनको पायस बोला जाता है या फिर बोलते हैं कि पिगमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जल रंग माध्यम है, तेल रंग माध्यम है, टेम्परा माध्यम है और एक्रेलिक माध्यम है। एक एक करके हम इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल रंग माध्यम यानी कि वाटर कलर मीडियम। इसका माध्यम जल होता है, यानी कि जो ये रंग है, ठीक है, अगर इसमें हम सूखे रंग भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो ये मार्केट में कई तरीके से उसमें आते हैं, ट्यूब्स में आते हैं, डिब्बी में आते हैं, कांच की शीशी में भी आते हैं, कई तरीके से ये अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, यानी कि पानी मिलाकर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको जल रंग माध्यम कहते हैं। ठीक है, जल रंग की खोज सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पॉल सैंडबॉय ने की थी। देखो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस में अक्सर ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं मैटर के बीच से निकाल कर, कि जल रंगों की खोज कहाँ हुई, सर्वप्रथम किसने की, या फिर जल रंगों के जनक किसको कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़, ये लाइन आपको रट लेनी है, ध्यान रख लेनी है। जल रंगों की जो खोज की थी वो पॉल सैंडबॉय ने की थी, और कहाँ पर की थी, इंग्लैंड में की थी। ठीक है, तो जल रंगों की खोज 13वीं शताब्दी में पॉल सैंडबॉय ने इंग्लैंड में की थी, या फिर जल रंगों के जो जनक हैं वो कौन है, पॉल सैंडबॉय। ठीक है, इंग्लिश कलाकार जॉन वाइट और जर्मन कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर ने सर्वप्रथम जल रंगों में चित्रण कार्य किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि खोज तो हो गई, लेकिन इसमें काम सबसे पहले किसने किया, तो एक इंग्लिश कलाकार है जिनका नाम था जॉन वाइट, और एक जर्मन कलाकार है जिनका नाम था अल्बर्ट ड्यूरर। इन दोनों कलाकारों ने ही जल रंग में सबसे पहले चित्रण कार्य किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र भारत माता में जल रंग पद्धति का प्रयोग किया। अब देखो, वो तो विदेशों के हो गए, वो जो आर्टिस्ट हैं विदेशों में ही ज़्यादातर रंगों की खोज हुई है, अलग अलग जो मीडियम है हमारे वो विदेशों में ही खोजे गए हैं या वहीं पर बने हैं सबसे पहले, तब जाकर वो पूरे विश्व में फैले हैं। ठीक है, तो इसमें जो जल रंग हैं उनकी खोज इंग्लैंड में हो चुकी थी, और किसने की थी, पॉल सैंडबॉय ने की थी। लेकिन सबसे पहले जो इनका जल रंगों का जो इस्तेमाल किया था, जो प्रयोग किया था, वो इंग्लिश कलाकार जॉन वाइट ने किया था और जर्मन कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ भारत में सबसे पहले जल रंगों में या जल रंग पद्धति में जो काम किया था वह अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो बंगाल शैली के जनक थे। ठीक है, बंगाल विभाजन के टाइम पर उन्होंने एक चित्र बनाया था भारत माता। ठीक है, वैसे तो जो जल रंग पद्धति है उसमें एक वॉश पद्धति भी होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वॉश पद्धति जो जापानी कलाकार थे उनसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश पद्धति में कार्य सीखा, और उसके बाद भारत माता चित्र बनाया। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जो अवनींद्रनाथ का भारत माता चित्र है वो कब बनाया था, ठीक है, या फिर किस टेक्निक में बनाया था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उन्होंने उसी समय भारत माता नामक एक पेंटिंग बनाई थी, एक चित्र बनाया था, और उसकी जो टेक्निक थी वो वॉश टेक्निक थी, और ये वॉश टेक्निक उन्होंने जापानी कलाकारों से सीखी थी। ठीक है, और सबसे पहले भारत में सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही जल रंग माध्यम का इस्तेमाल किया या इसमें कार्य किया।
ठीक है। बाकी पूरी डिटेल हम अमरीनाथ के टैगोर की जो डिटेल है वो सारी हम उनके टॉपिक्स में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम केवल जल रंग माध्यम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसने खोज की, किसने सबसे पहले काम किया और भारत में सबसे पहले किसने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया या इस टेक्निक को अपनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कवर किया है। इसके बाद इसके आगे की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं या नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट मीडियम्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक आप जो है इन नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए अच्छे से। अभी जल्दी ही शायद आपके एग्ज़ाम्स आने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं मेरी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।